नमस्कार, न्यूज़ डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। वो आर्टिफिशियल होता है, वो किसी के दबाव में करना पड़ता है, और एक भीतर से निकलता है खुद का संयम जो बड़ी यात्रा के लिए निकला, उसी को बोलते हैं अनुशासन का पहला कदम बढ़ाया आपने। एक अनुशासन होता है, एक स्व अनुशासन होता है। स्व अनुशासन विवेक से निकलता है और उसी की तरफ कदम बढ़ाया आप सभी ने। अभी जो हम दूसरा प्रयोग करेंगे वो है, आप लोगों ने समय को थोड़ा सा फ्री किया अपने लिए। जितना समय फ्री होता है उसको बोलते हैं संन्यास, और जो बंधा हुआ समय है उसको बोलते हैं संसार। और कुछ भी नहीं है, संसार और संन्यास में फर्क नहीं है। समय जो फ्री किया है वो अपने लिए करना आपको। जो फ्री समय किया अगर किसी के साथ बांध देंगे आप वापस, तो बंधे हुए हो जाएंगे आप। न तो किसी समाज के साथ बांधना है आपको वापस, न किसी समूह के साथ बांधना है आपको वापस, अपने साथ जोड़ना है उस समय को आपको। जितना भी फ्री किया, हमारे यहाँ बहुत से लोग आते हैं, समय को फ्री करते हैं और वो फिर नया काम शुरू कर देते हैं। एक मित्र को हमने बिजनेस से निकाला, मैंने कहा भैया बिजनेस से निकल के तू सेट करके निकाला बिजनेस से। उसने 4 फैक्ट्रियां और लगा दी। वो पहले एक फैक्ट्री से इतना कमा रहा था, वो 4 में और उलझ गया। वो तो समय किसके लिए फ्री किया था? उसने अपने लिए नहीं किया, उसने 4 फैक्ट्री लगाने के लिए कर लिया। ऐसा मत करना आप। एक फैक्ट्री चालू है, अच्छी बात है, बाकी का समय अपने लिए आप, ताकि बड़ी यात्रा कर सके आप। अच्छी अर्निंग है, लाख रुपए रोज कमाते हैं, फिर भी आपको 4 फैक्ट्री और लगाना पड़ रही, तो समझ में नहीं आया मेरे को। ये समय किस लिए, आप किस लिए समय फ्री कर रहे हैं, उसका बोध रखना आप। न किसी समाज से जुड़ना है, अपने समाज में रहना है, जुड़ना नहीं है उससे। और अपने समूह में रहना, आपको जुड़ना नहीं है उससे, अपने से जुड़ना है। जो भी समय मुक्त करेंगे, जितना भी आप करेंगे, अपने लिए करेंगे। तो जो संसार से बंधा हुआ है समय हमारा, वो संसारी आदमी है, और जिसने जितना समय मुक्त कर लिया वो सन्यासी है। आपने 18 दिन का समय मुक्त किया, 18 दिन का संन्यास घटे आपके जीवन के अंदर। और जिन्होंने 8 दिन के लिए कदम बढ़ाया, उनके भीतर 8 दिन का संन्यास घटे। संन्यास कोई बाहर की घटना नहीं है, संन्यास भीतर की घटना है। संन्यास मतलब समझ, एक कदम बढ़ाया अपने समय को मुक्त करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। सन्यासी का मतलब कपड़े बदलना नहीं है। कपड़े बदलने से क्या हो जाएगा, अंदर आदमी बदलना चाहिए ना। चलो मैं कपड़े बदल के बैठ जाऊंगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, मेरा जीवन बदलेगा, वो दिखेगा आपको। मेरे कपड़े बदले हुए होते तो सुनते ही नहीं आप, सुनते तो बदलते नहीं आप, पर मेरा जीवन बदला हुआ है तो बदलेंगे आप। जो आदमी जो चीज जीता है, जानता है, उसके आचरण में आती है, वही चीजें सम्मोहित करती है। और जिसका आचरण नहीं होता वो चीजें सम्मोहित नहीं करती। तो आप कभी आचरण बनना चाहिए, चाहे एक कदम, पर वो एक कदम ठोस होना चाहिए आपका खुद का निर्णय। पर अभी जो शब्द चलेंगे संन्यास और संसार के, तो संन्यास का मतलब आपने जो समय को मुक्त किया उसकी बात कर रहा हूं। संसार मतलब जो समय आपका बंधा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। जिस दिन मौत हो उस दिन आपका पूरा ब्रेन फ्री हो समय से, तो मृत्यु महोत्सव हो जाता है। जब जो बच्चा स्कूल में जाता है और हर क्लास से फ्री हो जाता है, और 12th में भी पूरा फ्री हो जाता है, पढ़ के पास हो जाता है, उसके बाद क्या होता है स्कूल में? बच्चों से पूछो, उनसे फेयरवेल पार्टी बनती है, आपने देखा होगा। आपकी भी जब मौत हो, पूरा समय फ्री है, तो मृत्यु महोत्सव नहीं बनेगा क्या आपका? फिर आप डरेंगे थोड़ी कि समय को आपने समझ पूर्वक मुक्त किया पूरा। जहां जहां बंधा हुआ था, कच्चा आदमी बंध जाता है, पका हुआ आदमी संबंध बनाता है। आपने संबंध बना लिया हर जगह। अभी आपकी गहराई संबंध बनाने में लगे इन शब्दों के साथ। ये शब्द किसी भी समाज के हो सकते हैं। आप समाज पे मत जाना, शब्दों पे मत जाना, शब्दों के पीछे भाव पे जाना, अपने को भाव से जोड़ना। भाव किसी भी समाज के नहीं होते हैं, वो यूनिवर्सल नियम में भाव चलाना। अपनी अपनी जगह पहुंचेंगे, हाथ को खोलना नहीं है, अपनी अपनी जगह पे पहुंच के हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे आप। हाथ को रोकना है, हाथ जोड़ना है, या उंगली को टच करना है, ये सब चीजें बात करेंगे हम अभी थोड़ी सी। पूरे भाव के साथ, मुंह में अगर लार को रोकी हो तो पूरे भाव के साथ अंदर लेना आप। मेरा जीवन कैसे प्रकाशित हो, मैं प्रकाश की ओर यात्रा कैसे आगे बढ़ सकूं, मनुष्य योनि मेरी कैसे सफल हो, उसके भाव के साथ सलाइवा को अंदर ले लेंगे। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे सभी। पहले दिन हमने जो बात की थी कि शिक्षा के 2 टुकड़े कर दिए, शिक्षा और विद्या। वहीं से आदमी का पूरा गेस्टाल्ट बदल गया। फिर उसके बाद स्मृति और स्मरण के 2 टुकड़े कर दिए।
और ये तीसरे टुकड़े कहां से करें? वो 3 टुकड़े, ये तीनों जुड़ेंगे तो ही आदमी पूरा विकास कर सकता है। जैसे मैंने बोला, स्पेस और टाइम दोनों के भी टुकड़े हो जाते हैं। पर भी कैंपस में अलग अलग कॉलेज की क्लासेस लगती होगी, पर जो समग्रता से देखता है वो सभी कॉलेज को मैनेज कर लेता है ऊपर से, और जो खाली अपनी क्लास को देखता है, अपने कॉलेज को देखता है, वो बाकी कॉलेज के साथ उसकी हारमोनी नहीं बनती। एमबीबीएस वाला अलग, एमबीए वाला अलग, सीए, बहुत सारी क्लासेस चलती है अलग अलग। वैसे समग्रता, आपके भीतर गहराई बढ़ेगी तो हर चीज का उपयोग करेंगे आप, दुरुपयोग नहीं करेंगे। चाहे दांत हो, जिस दिन उपयोग करना सीख लेंगे, बॉडी का एक भी ऑर्गन उपयोग करने से मजबूत होता है, दुरुपयोग करने से नुकसान पहुंचता है। चाहे घुटने हो, घुटने क्यों खराब होते हैं? हम उनका उपयोग करना नहीं जानते, तो चीजें खराब हो जाती है। एक बच्चा स्कूल में किताब का उपयोग करेगा तो उसका मेन एसेंस ले लेगा, और दुरुपयोग करेगा तो फाड़ देगा उसको। कल थोड़ी सी हमने जो बात की थी, शुरुआत कहां से करना, कल थे ना आप लोग, कहां से करना पड़ेगी शुरुआत आदमी को? शिक्षा में शुरुआत कहां से की जाती है? एबीसीडी से। हाँ, स्थूल चीजें, बेसिक से। हमारे जीवन की जो शुरुआत करना, मन को विकसित करने के लिए शुरुआत कहां से करना पड़ेगी? बेसिक से। बेसिक से। कहां से? कल मैंने बात की थी शरीर से, तो मन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। जब नर्सरी क्लास का उपयोग करना नहीं आएगा बच्चे को, तो आगे कैसे करेगा वो? आदमी सोचता हम आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हैं, जिसको अक्षर ज्ञान ही नहीं है वो कविताओं की बात कैसे कर सकता है? फिर बातें रहेगी, उसके अंदर मालूम है उसके अंदर कोई घटना नहीं घटी, घटना घटेगी तो पता चल जाएगा सभी को। एक बच्चा पढ़ लेगा तो पता चल जाता है कि भैया पढ़ा लिखा है, उसको झलकेगी उसकी बॉडी से। तो इसका उपयोग करना किसको किसको आता है आप में से? ये पूछता हूं ना, बोल रहा तो भैया पूछो, सही समझू ना थोड़ा सा, मैं भी तो उपयोग करना कैसे आएगा बताऊं मैं शरीर का उपयोग। हाथ नहीं हिलाएंगे आप, समझना सूत्र का। मैंने कल बात बनी थी नीचे मन की। मन के अगर अलग अलग डेफिनेशन है तो फिर अभी कहीं ना कहीं भूल है। डेफिनेशन एक होती है, सभी की परिभाषा एक होती है। अगर इस कॉलेज का एड्रेस देना है पूरे जयपुर में कहीं भी दे दो, आदमी आ जाएगा, आ जाएगा ना। और एक हर आदमी अलग अलग एड्रेस बता रहा है तो उसने कॉलेज देखा नहीं अभी। अलग अलग एड्रेस होंगे तो चीजें समझेंगे नहीं। शरीर की शुरुआत कहां से करेंगे हम? उपयोग करने के पहले शुरुआत समझना पड़ेगी। मैं ये सोचता हूँ कि समाज ने जो मुझे दिया है शरीर, माता पिता ने दिया है, तो मैं भी समाज को कितना दे सकता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। तो शरीर, मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, समाज की थोड़ी बात कर रहा हूँ। अब समझ ले मेरी थोड़ी बात, क्योंकि आपने भी समाज को जोड़ दिया, पहले अपने को तो जाने। शरीर का उपयोग शुरुआत कहां से करेंगे? जब बच्चा जन्म लेता है। शिक्षा का जन्म कहां से हुआ? अक्षर ज्ञान से। तो शरीर का जन्म कहां से होता है? मां के पेट से। बच्चा जब पेट में से आता है, मैं जो इशारे दे रहा हूं वो शॉर्टकट में दूंगा, जल्दी है आज, समय ज्यादा हो जाता है तो शॉर्टकट में कुछ चीजें बता दूंगा मैं आपको। बच्चा जब पैदा होता है तो भूख लगती है उसको, रोता है, तो क्या करता है वो? मां का दूध पीता है। ये जो समझना सूत्र में बोल रहा हूं बहुत गहरा है। मां का दूध बच्चे को दिखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, खाली श्वास लेता है और एक चीज उसकी बॉडी में जिंदा आती है। कौन सी चीज जिंदा आती है? सबसे पहले हम उस पर काम करेंगे। कौन सी चीज जिंदा आती है? लार, रस। ये रस किससे मिलता है? मां के रस से। मां का दूध भी रस है, तो रस मिलते हैं वहां पे। बाकी सब चीजें उसकी सोई हुई है, पर रस ज्यादा हुआ है। इसको बोलते हैं सिक्स सेंस। भौतिक शरीर की सबसे बड़ी शक्ति है रसेंद्री, स्वादेंद्री नहीं, रसेंद्री। रस चाहिए, रसो वैसा, पूरा जीवन रसमय हो, तो सबसे पहले इस रस को समझना पड़ेगा। 5 तो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, पर छठी रसेंद्रिय है। ये 2 का मिलन होता है। जब बच्चे का रस मां के रस से मिलता है तो वो जो भोजन होता है वो किस प्रकार का होता है? तामसी, राजसी, सात्विक। सात्विक तो परमात्मा मिलते हैं, बिल्कुल भी वासना नहीं होती उसमें, ना तो बच्चे में वासना होती है ना मां में वासना होती है, तो परमात्मा मिलते हैं ना वहां पे। तो भोजन की कैसे डिजाइन की है इस देह की? परमात्मा सात्विक प्रकाश वाली। मां का दूध प्योर प्रकाशित है, अपनी मां का दूध। चेतना लेके आए हम, एक बच्चे को जन्म देते तो क्या बोलते हैं? एक चेतना का जन्म। शुरुआत वहां से करना पड़ेगी भोजन की। ये पेट को समझने के लिए बेसिक पे जाना पड़ेगा। तो भोजन कब कैसे समझेंगे आप? उस लार को समझ के। किसको समझ के? लार। लार किससे बनी हुई है? 6 रस से। कितने रस से? 6 रस से। कौन कौन से 6 रस? पता नहीं होगा।
3 रस सूरज के हैं, 3 रस चंद्रमा के, 3 रस इस नाड़ी को मजबूत करने वाले हैं, 3 रस इस नाड़ी को मजबूत करने वाले हैं। चंद्रमा के 3 रस हैं, मधुर, लवण, अम्ल और लवण। ये 3 रस चंद्रमा के। अभी जो दक्षिणायन आता है जब रस मजबूत होते हैं, ये पढ़ना आयुर्वेद में आप। और 3 रस सूर्य के हैं, कटु, कषाय, तिक्त। कितने रस? ये दोनों रस का तालमेल होना चाहिए। अगर तालमेल नहीं होगा तो सभी सब्जेक्ट का तालमेल होना चाहिए, तो जब जाके वो आदमी उनका उपयोग कर पाएगा। दोनों टांगों का तालमेल होना चाहिए। तो कौन सा रस कितना चाहिए हमारी बॉडी को? 90% रस, 80 से 90% रस चंद्रमा का चाहिए, अल्कलाइन, और 20 से 25% एसिडिक भोजन चाहिए आपकी बॉडी को। उसमें भी 2 प्रकार के भोजन होते हैं, उसके आगे बात करूंगा थोड़ी सी। अभी तो बता रहा हूं, भोजन किसको देख के लेना है? अपने रस को देख के लेना है। वो जो माँ की, गाय की लार है, उसमें प्रकाशित रस नहीं है, न तो उसमें वासना है, न उसमें चेतना है, दोनों नहीं है। गाय में वासना भी नहीं होती और गाय में चेतना भी नहीं होती। गाय गाय होती, वो बहुत शुद्धतम, पशु में सबसे शुद्धतम चीज है वो गाय, पर उसमें वासना भी नहीं होती तो चेतना भी नहीं होती। जैसे कि आलू में निगेटिविटी नहीं है तो पॉजिटिविटी भी नहीं है। तो उसका जो दूध हम लेंगे हमारी बॉडी में जाएगा तो किसको मजबूत करेगा? वो ग्रेविटेशन को मजबूत करेगा, क्योंकि गाय में ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा है। वो लिमिटेशन नहीं है, वो आकाश को नहीं देख सकती। आकाश क्या है? लिमिटेशन। गाय आकाश को नहीं देख सकती है। कोई भी पशु सीधा देख सकता है, ऊपर नहीं देख सकता है। वो हमारी माँ के दूध में वो क्वालिटी है, वो आकाश को देख सकता है। दूसरी एक चीज और चेक कर सकते हैं आप, गाय का दूध और माँ का दूध लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। गाय का दूध 300 गुना हार्डनेस ज्यादा है हमारी माँ के दूध से, 300 गुना हार्डनेस ज्यादा है। ये भी लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं आप। 5 साल का बच्चा उसकी बॉडी में पचा सकता है, क्योंकि दूध के दांत उसके होते हैं, उसमें रेनिन नाम का एंजाइम होता है। वो किसी भी पशु के दूध को तोड़ सकता है। 2 दांत आगे के, 2 दांत ऊपर के, 2 दांत नीचे के, टूट जाते हैं 4 दांत। इसमें रेनिन नाम का एंजाइम होता है। फिर कुछ बायो वाली स्टूडेंट होंगे या बच्चे जो पढ़ते हैं बायो को, 12th की किताब में लिखा है, बायोलॉजी में फिजियोलॉजी चैप्टर के अंदर, कि 5 साल के बाद बच्चे को दूध की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो डॉक्टर बनते हैं वो पढ़ते हैं, जरा पूछना उनसे, वो किताब पढ़ना, वो बच्चे को फिर से पढ़ना पड़ेगी। दूध कभी पीना नहीं चाहिए, ये डॉक्टर बनने वाला हर आदमी जानता है, फिर भी हर डॉक्टर लिखता है कि दूध पियो आप। यही किताब निकली है मार्केट में, फिट फॉर लाइफ, उस किताब को पढ़ सकते हैं। डॉक्टरों ने निकाली कि डॉक्टर ऐसी गलती क्यों करते हैं दूध के बारे में। जब दूध में लिखा कि अब जरूरत नहीं है बॉडी को, फिर क्यों बोलते हैं कि दूध बहुत जरूरी है पीने के लिए। ये आपको मैं बोल रहा हूं पढ़ने के लिए, आप थोड़ा पढ़ना, किताबों को पढ़ना, नॉलेज बढ़े आपका। तो वो जो दूध होता है गाय का, अगर आपको स्वस्थ रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर अपने जीवन में प्रकाश लेके आना है तो फिर मनन करना पड़ेगा कि उसके दूध में, गाय के दूध में वासना भी नहीं होती, चेतना भी नहीं होती। माँ अपने बच्चे को प्रेम कर सकती है, गाय खाली उस बच्चे को प्रेम करना नहीं आता है, खाली थोड़ा सा मोह आता है, उसको दे जितना उतना ही कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। एक पशु जो आपके पास में आता है उसमें चेतना नहीं होती। अभी बहुत सारे पशुओं को तो ट्रेन करते हैं सर्कस के अंदर, वो चेतना नहीं है, खाली भौतिक शरीर का जो थोड़ी सी बुद्धि है उसको ही वो थोड़ी विकसित करते हैं, बाकी उनमें कोई अकल नहीं होती कि वो रोज अपनी बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। तो पहला तो भोजन रस वाला होना चाहिए। 3 मैंने खाली मोटा मोटा बताया आपको, अब छोटा छोटा तो वो डिटेल में, उतना टाइम नहीं है अपने पास। अब मैं थोड़ी बड़ी बात बता दूं, ये जो भोजन गया आपके पेट में, ये बनाता क्या है? ये भोजन पूरा रस से रक्त, फिर रक्त के अंदर बहुत सारी चीजें निकलती है अलग अलग। 3 चीजें विद्युत निकलती है रक्त में से, 3 अग्नि निकलती है। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हमारा भौतिक शरीर का टेम्परेचर कितना है? 98 डिग्री, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री आपका टेम्परेचर है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए 8 महीने पत्ते नहीं खा सकते हो आप। पत्ता गोभी अगर अभी खाएंगे आप तो आपकी बॉडी वात स्टोर कर लेगी, और बारिश में वात विकृत होती है, फिर आपके जोड़ों में सब में दर्द होगा, आपको घुटने में भी प्रॉब्लम होगी, जॉइंट पेन भी होंगे, टखने घिसा जाएंगे आपके। इसलिए ज्ञानियों ने बहुत समझदारी से बोला कि वो पत्ते होते हैं 60 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को स्टोर करते हैं, और आप जब डालते हैं तो बॉडी का है 37 डिग्री सेल्सियस गर्मी। वो 23 डिग्री गर्मी बॉडी में पित्त भी अनबैलेंस कर देती है और वात भी अनबैलेंस कर देती है। बहुत से लोगों को पसीना आता है बार बार, और बहुत से लोगों को टांगों में नसें खिंचाती है, वो साइटिका बोलते हैं, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। ये पत्ते जो होते हैं, सब पत्तों में बहुत ज्यादा गर्मी स्टोर करती है। ये गर्मी से ही, पत्तों की गर्मी से पूरा झाड़ जिंदा रहता है।
पर हमको समझ नहीं है। 8 महीने पत्ते का उपयोग नहीं करते, पर 4 महीने का पत्ते का उपयोग करते हो तो वो अमृत का काम करते हैं। ये थोड़ी समझ होना चाहिए। मैं इशारे दे रहा हूं आपको, समझना नहीं समझना आपका काम है। आप पहले पत्ता गोभी खाओ, वो दुख तो देगी आपको, हर 8 दिन में 2-4 बार दुख देगी, बारिश में भी दुख देगी आपको, वो नेचर है उसका, क्योंकि आपने बिना साइंस को डाला है बॉडी के अंदर। तो 80, 70 से 75% भोजन लेना है आपको। वीक एसिड, वीक अल्कलाइन और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन 30% भोजन चाहिए बॉडी को। उसका मेजरमेंट हम समय होगा तो थोड़ा आगे समझेंगे। अब दूसरी बात, ये भोजन क्या करता है बॉडी में जाने के बाद? खून बनाता है, रस से रक्त। अब खून में पहली अग्नि इलेक्ट्रिसिटी जो बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करती है, दूसरी अग्नि इससे कई गुना ऊंची होती है, वो बॉडी को निकालना पड़ती है। वो अगर 1.5 घंटे के बाद पानी पीता तो निकाल लेती दूसरी अग्नि भी बॉडी। आप जल्दी पानी पी लेता तो दूसरी अग्नि नहीं निकलती, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स। ये चुंबक जो होता है पूरे मांस को चिपका के रखता है आपके। ये जितने बायो के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मांस चिपका हुआ रहता है। काय से चिपका हुआ है? चुंबक से। बिना चुंबक के चिपक सकता है मांस? बहुत से लोगों के मांस फट जाते हैं, उनकी बॉडी में चुंबक तत्व कम है, तो जरा से गिरते हैं तो लिगामेंट्स टूट जाते हैं, और कुछ भी नहीं है। अभी हमारे जहां शिविर होता है सेजवानी के पास में एक गांव है, वहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनने अपना चुंबक इतना मजबूत कर लिया क्योंकि 24 घंटे में एक ही बार भोजन करते हैं। 80, वो आदमी 100 साल का है, कम से कम 15 साल की उम्र से एक टाइम भोजन कर रहा है। उसके जांग पे मोगरी मार दो तो भी लिगामेंट्स नहीं टूटते, पूरी ताकत से मार दो आप। वो बोलता मार के देख लो, हाथ में मार दो मोगरी तो लिगामेंट्स नहीं टूटते। पर वो संवेदनहीन है, वो पशुओं जैसा बलिष्ठ आदमी, पर उसकी लिगामेंट्स बहुत मजबूत है। चुंबक उसने ग्रेविटेशन वाला मजबूत किया, पर मजबूत तो है ना ग्रेविटेशन से चुंबक, तो आपके लिगामेंट्स भी मजबूत रहेंगे अगर आपने सही तरीके से चुंबक वाला काम समझे आप में। और तीसरी अग्नि भी निकलती है, वो सबसे बहुत कम होती है। जैसे कि दूध का हम दही बनाते हैं, दही से हम मक्खन बनाते हैं तो मक्खन और कम होता है, और मक्खन से घी और भी कम होता है, क्योंकि मक्खन में भी मेल होता है, उसको बाहर करना पड़ता है। वैसे बॉडी के अंदर भी एसेंस वाली कुछ चीज होती है, वो सबसे लास्ट कीमती चीज होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। वो बहुत कम निकालती है बॉडी। वो इलेक्ट्रॉन किसके लिए आते हैं? आपके समझ को बहुत तेजी से ब्रॉड करने के लिए। मैग्नेटिक पावर दूरदृष्टि पैदा करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पावर दिव्य दृष्टि पैदा करते हैं आपके अंदर। तो वो छोटे से थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खाली, वो सात्विक भोजन में ही होते हैं, वो राजसी में भी नहीं होते। राजसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत तगड़ा होता है, और तामसी में इलेक्ट्रिसिटी बहुत तगड़ी होती है, और सात्विक में इलेक्ट्रॉन बहुत तगड़े होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की कीमत है इस दुनिया पे। एक तो पहलवान होता है पहली लहर को मजबूत करने वाला, और एक बलवान होता है पूरे जीवन को मजबूत करने वाला। किसकी कीमत ज्यादा है? बलवान की कि पहलवान की? बल काय से आता है? ब्रेन से। आप अपनी बॉडी में अनुशासन काय से लेके आते हैं? ब्रेन से। ब्रेन से। बिना ब्रेन का आदमी अनुशासन ला सकता है? नहीं। कुत्ते के पास में ब्रेन नहीं है तो वो अपने जीवन में कसावट भी नहीं ला सकता है। आदमी के पास में ब्रेन है तो कसावट भी ला सकता है। बिना ब्रेन के कसावट नहीं आती, हो भी नहीं सकती, जीवन में कुछ घटना घट भी नहीं सकती। तो जो तीसरी जो इलेक्ट्रॉन शक्ति है, हमारी बॉडी उसको काहे में स्टोर करती है? ब्लड में। ब्लड में 5 प्रकार के स्टेम सेल बनते हैं, हमारी बॉडी में 5 प्रकार के स्टेम सेल बनते हैं। आपके बीच में जो एमबीबीएस है, डॉक्टर है, आप यूट्यूब पे खोज सकते हैं। एक स्टेम सेल बनता है जो विशेष प्रकार का होता है, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करता है। एक नया डीएनए होता है, जैसे कि एक रानी मधुमक्खी होती है, वही बच्चों को जन्म देती है, बाकी बच्चे को जन्म नहीं देती है। बाकी सब मधुमक्खियां सहयोगी होती है। हमारी बॉडी में भी सभी डीएनए बच्चों को जन्म नहीं देते, कुछ डीएनए ही बच्चों को जन्म देते हैं। वो विशेष प्रकार के डीएनए बनाता है स्टेम सेल हमारे ब्लड के अंदर, उसमें इलेक्ट्रॉन स्टोर करते हैं। पर जब बच्चों को जन्म देना हो तो उसको ओवरी में भेजना पड़ता है और टेस्टिस ग्लैंड्स में भेजना पड़ता है। जब बच्चों को जन्म नहीं देना होता है तो टेस्टिस ग्लैंड्स और ओवरी का काम नहीं होता है, वो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन हमारी रीढ़ की हड्डी का जो मूलाधार चक्र होता है वो शक कर लेता है, ब्लड में से ही। बाथरूम की जगह से कोई लेना देना नहीं उसको, ब्लड में से ही। हमारी बाथरूम की जगह और लेटरिन की जगह के बीच में एक मध्य खाली स्पेस होती है, उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। रीढ़ की हड्डी दिखाना बेटा, रीढ़ की हड्डी का कोना वाटा से रहता है, उसको बोलते हैं समेरु पर्वत। नाम मरने वाला नाम लिखाता है, उस पहला चक्र बोलते हैं उसको, पहला चक्र मूलाधार। अगर आपने पहले चक्र को जिंदा कर लिया तो बाकी चक्रों को प्रकृति अपने आप जिंदा कर देती है, सातों लहरें जिंदा हो जाती है आपकी, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो पहला चक्र आपका जो जिंदा होता है वो इलेक्ट्रॉन से होता है।
बाकी कोई चीज से जिंदा नहीं होगा आपकी बॉडी में पहला चक्र। और बहुत सरल है, हम सब कर सकते हैं, 90 साल का आदमी भी कर सकता है, क्योंकि बच्चा जन्म देने के लिए शरीर की जरूरत है, खुद को जन्म देने के लिए शरीर की जरूरत नहीं है, खुद का विजन बढ़ाने के लिए शरीर की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा मूलाधार चक्र उस ऊर्जा को खींच लेता है, ऊपर की तरफ गति कर लेता है। पर बहुत से लोग होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं बता दूं मैं। एक तो भोगी होते हैं, जो अपनी ऊर्जा को वैसे ही वेस्ट करते हैं, वैसे ही कचरा कर देते हैं, किसी काम के नहीं। एक त्यागी होते हैं, वो भी किसी काम के नहीं, वो अपनी ऊर्जा को तिजोरी में बंद कर देते हैं। वो क्या करते हैं, सेक्स नहीं करते, संभोग नहीं करते, पर वो इलेक्ट्रॉन काम भी नहीं करते उनकी बॉडी के अंदर। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं, वीतराग बोलते हैं उनको। न भोगी न त्यागी, वीतरागी। सृजन में रीढ़ की हड्डी की तरफ से ऊर्जा ऊपर की तरफ पहुंचा दी आपने, रोज सृजन होगा जीवन में आपका। तो 3 इलेक्ट्रिसिटी होती है बॉडी के अंदर। अब मैं थोड़ा उसका डिवीजन में बता दूं, कैसे समझेंगे उस ऊर्जा को आप। शरीर से शुरुआत करना पड़ेगी। हाँ, स्क्रीन में जो रीढ़ की हड्डी का देख सकते हैं, नीचे वाला कोना, लेटरिन और बाथरूम की जगह के मध्य का कोना, तिकोना, समेरु पर्वत बोलते हैं इसको। यहीं से एक मणका जिंदा होता है जो इलेक्ट्रॉन को शक कर लेता है ब्लड में से, सीधा ब्लड में से शक करता हो। उसमें ओवरी हो या ना हो, टेस्टिस ग्लैंड काम करते हो या ना करते हो, आप अपने जीवन को समझ बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में प्रकाश बढ़ा सकते हैं आप, और कुछ भी नहीं होता है। शुरुआत कहां से करना पड़ेगी? शरीर से। शरीर का ज्ञान नहीं है हमको, तो पहले हम देखेंगे कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनको देख के तो ज्ञान पैदा कर सकते हैं ना। हमारे पास इतनी बुद्धि तो है। प्रकृति में जितने भी पशु हैं उनको क्या लगती है? भूख। और दूसरा गति, भूख को ऊर्जा में तब्दील करने के लिए क्या दे रखी है? गति। और तीसरी नींद, ऊर्जा को नाभि पे स्टोर करने के लिए। 3 चीजें होती पशुओं के पास में। पशु को जब भूख लगती है तो किसका भोजन खाता है? खुद का ही भोजन खाता है कि सबका भोजन खा जाता है? गाय घास ही खाती है, सबका खा जाती है? जो उसका भोजन डिजाइन किया गया है, चींटी से लगा के मनुष्य तक का पूरा भोजन डिजाइन किया गया है। वो भोजन डिजाइन किससे किया गया? इन 5 इंद्रियों को ध्यान में रख के, लार से, आंख से, कान से, ध्वनि से, इनसे भोजन डिजाइन किया है पशुओं का। हमारा भोजन पूरा 5 इंद्रियों को रख के ध्यान में किया गया। 6ठी इंद्री भी दी उनको चेक करने के लिए। 6 सेंस है हमारे पास में, लार, पर इससे आगे भी सेंस है, 7 सेंस भी है। हम तो 6 सेंस की बात कर रहे हैं। इसीलिए पूरे मुस्लिम समाज ने लार पे बहुत ज्यादा काम किया। 6ठी इंद्री को मजबूत कर लेंगे। ये क्या करती है 6ठी इंद्री? सांस पैदा करती है बॉडी के अंदर, अभय की यात्रा करवाती है। इसीलिए कृष्ण ने बोला है सबसे पहले भय से अभय की यात्रा। महावीर ने भी बोला है भय से अभय की यात्रा। अगर आपको अभय बनना है तो लार को समझना पड़ेगा। पुराने जमाने में कहावत थी, पुराने जमाने के लोग बैठे हुए यहाँ पे, कि सिर कट जाएगा पर जबान खाली नहीं जाएगी। जबान वाले व्यक्ति थे पुराने जमाने में, और आज लार इतनी डैमेज हो गई, जबान ही नहीं बची आदमी के पास में। अभी बोलता अभी पलट जाता है, भरोसे नहीं आदमी का। और जबान बनती लार से, लार में इतनी ताकत आती, जो बोलता है वो करता है आदमी, चाहे मर जाएगा। एक कहानी थी अकबर के जमाने में लार वाले आदमी की। तो युवा आए अकबर के दरबार में, उन्हें कि हम कुछ करना चाहते हैं राज्य के लिए। उन्हें क्या जानते हो आप? उन्हें कि हम बस सांस ही हैं, सांस है हम में। कोई सर्टिफिकेट लेके आए हो? अब सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा सांस का? उन्हें सांस का भी कोई सर्टिफिकेट हो सकता है? उन्हें बिना सर्टिफिकेट की नौकरी नहीं मिलेगी। उन्हें सर्टिफिकेट तो दे सकते हैं। उन्होंने सर्टिफिकेट दिया तो उन्होंने तलवार निकाली और एक दूसरे के अंदर भोंक दी, खून के फव्वारे छूटने लगे। वो तो घबरा गया अकबर तो पूरा। उन्होंने तत्काल मंत्री को बुलवाया जो राजपूत थे। उन्हीं के देखो दोनों बच्चों ने आत्महत्या कर ली। और वो हंसते हंसते मेरे कि अकबर तो जानते ही नहीं कि कोई सांस की भी परीक्षा हो सकती है क्या, शक्ति की भी कोई परीक्षा हो सकती है? वो तो खाली जीवन है हमारा। वो बोला कि प्रश्न ही गलत कर लिया आपने, राजपूत से ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता। कि लार उसकी इतनी मजबूत है, इतनी शक्तिशाली है, वो जो चाहे अपने जीवन में विकास कर सकता है। ये उदाहरण देख सकते हैं। ये लार मजबूत करना आपके जीवन में पहला चरण मजबूती का बनेगा आपका। दिन भर खाना खाओगे तो लार बहुत डैमेज हो जाएगी। जितने पुराने गहरे लोग थे वो एक टाइम भोजन करते थे 24 घंटे में। आप आ सकते हैं पास का गांव जो हमारे रहते हैं, जहां 90 साल 80 साल के आदमी है, वो 80 साल से एक टाइम भोजन कर रहे हैं। पूरे गांव में परंपरा ही वैसी है। जितना ज्यादा खाते हो उतनी लार डैमेज होती है और शरीर उतना कमजोर होता है। बंदर जैसे दिन भर खाते रहते हैं हम, और सब हालत बंदर जैसी हो जाती है। दिन भर विचार चलते हैं आदमी के अंदर। तो लार, वो तीसरे जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं हमारी बॉडी में,
वही सबसे कीमती चीज है। उसकी थोड़ी सी बात करें तो 3 चीजें जो बाहर है, पशुओं का भोजन है, हमारा भी भोजन है। हमारा भोजन 3 प्रकार का है, तामसी, राजसी और सात्विक। आप कैसा भोजन करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंडेंसी। मैं तीनों भोजन को थोड़ा सा अलग अलग ब्रीफ कर दूंगा। और गति से दुर्गति में जाना है कि सुगति में जाना है, ये आपके ऊपर निर्णय है। आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो 3 घंटे मरेंगे, मरने के बाद पाएंगे क्या आप, ये आपको सोचना है कि वहां जाने के बाद गति सुगति में होगी कि गति आपकी मंदी हो जाएगी। कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, वो 1 घंटा बर्बाद कर दिया आपने, पूरा पैसा देके 1 घंटा प्राप्त कर सकते हैं वापस आप। वो सोचना आपको, गति को सुगति की ओर भेजना, अपनी ओर लेके आना है। हर चीज अपनी ओर हो, वो गति आपके विकास में सहयोगी हो। और तीसरी नींद का टाइम भी डिसाइडेड है, कब नींद में जाना है। तो 3 सूत्र हैं भौतिक शरीर के नियम। भूख लगती है उसको, तो मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से, आप सभी से भी हाथ नहीं हिलाएंगे आप। समय ज्यादा हो जाता है, आज ज्यादा समय हो सकता है, 2-4 मिनट 5 मिनट, कितनी भी जल्दी करूं घड़ी का कांटा खसकते रहता है, समय नहीं रुकता है। बाकी सब चीजें तो ठीक है, बाकी सब चीजें तो अनिश्चित है, मौत निश्चित है। और जो आदमी मौत को ध्यान में रख के आज को ठीक करता है, वो आदमी मीर है, बाकी सब फकीर है। जो बच्चा परीक्षा को ध्यान में रख के स्टडी करता है पहले दिन से ही, वो बच्चा मीर, बाकी सब फकीर है। जो एंड टाइम परीक्षा आती है, सोचता है आप पढ़ाई कर लूंगा, ये आदमी डिप्रेशन में जाएगा। जब मौत आती है, आदमी सोचता है कि अब मैं मेरे साथ काम करूंगा, वो आदमी में समझ ही नहीं। तो मौत को ध्यान में रख के आज का दिन सुंदर कर सकता है हर आदमी। तो समय तो घड़ी का निकलेगा। तो जो भूख लगती है, भोजन खाते हैं, अन्न खाते हैं, कहां से आता है अन्न? जवाब ये देंगे आप सब मौन है। यहाँ फिल्म चल रही, पर्दे पे देखना है, और पर्दे वाले सुनेंगे नहीं आपकी बातें, नहीं तो लोगों को बोलने की आदत होती है, क्योंकि वाणी पे उनका अनुशासन नहीं है। पेट से, पृथ्वी से। पृथ्वी से आती है, छाती फाड़ के अन्न देती है पृथ्वी। हमारी माँ तो कुछ टाइम तक दूध पिलाती है। गीता में लिखा है 42 महीने दूध पिलाना चाहिए एक माँ को, एक बच्चे को, तो उसके अंदर कुछ केंद्र डेवलप होते हैं। पर आज तो 42 दिन भी नहीं पिलाती लड़कियां। 42 महीने की बात बोलिए, 3.5 साल दूध पीना चाहिए उस बच्चे ने, तो बच्चे के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं डेवलप हो जाती। वो माँ दूध पिलाती है थोड़े टाइम, पर ये हमारी माँ छाती फाड़ के दूध पिलाती है पूरे जीवन, मरते टाइम तक। कभी नमन किया इसको हमने? नहीं, गलती से भी आदमी नहीं करता। हमारा मल सब सोख लेती है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसका मल भी सोख लेती है, बाथरूम भी सोख लेती है। ये माँ तो पूरे जीवन हमारा मल सोखती है और रूपांतरित करती है हमारे भोजन में। पर इस माँ को कभी नमन नहीं किया हमने आज तक, धन्यवाद नहीं दिया। चलते हैं इसके ऊपर हम, कभी कभी गलती से नमन कर लिया करें आप, थोड़ा भाव करना अपना आप। दूसरा, वो जल कहां से आ रहा है जो पीते हम? नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे हम। आकाश। ये जो पढ़ाई की थी, किसकी पढ़ाई थी? मेकाले की। इसने 2 टुकड़े कर दिए। ये जितने भी उत्तर आएंगे इंफॉर्मेशन के आएंगे, वो विद्या वाली जगह बॉडी के अंदर, इसीलिए वो उत्तर भी नहीं आएंगे विद्या वाले, क्योंकि गहराई नहीं है उसमें, लंबाई है मेकाले में। लंबाई का मतलब पदार्थ बढ़ाना, क्वांटिटी बढ़े क्वालिटी बढ़े, वो नहीं है उस शिक्षा में। तो जो उत्तर आएंगे वो भी गहरे नहीं आएंगे। ये जल आ रहा है जहां से जल पैदा होता है। जल कहां से पैदा होता है? सागर से। सागर से भाप बनती है, भाप आकाश में उड़ती है, वापस पानी गिरता है पहाड़ों पे, वहां से नदियां बनती है, फिर सागर की तरफ जाती है। और जो पानी गिरता है वही हमारे जीवन का दाता है, वही अमृत है। उसको क्या बोलते हैं हम? ऊपर से जो बारिश होती है उसको कौन सा पानी बोलते हैं? नहीं, डिस्टिल नहीं, वो बोलते हैं ना, कौन सा बारिश लिखा है आयुर्वेद में, अमृत पानी। हाँ, कुछ नाम दिया उसका, अमृत नाम ही उस टाइप का दिया। तो वो जो पानी आता है वो हमारे जीवन को विकसित करता है। वो पानी आता है सागर से। तीसरी और भी गहरी चीज है, श्वास। अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो कितनी देर जिंदा रहेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं, 1 मिनट, 1 सेकंड, 5 मिनट ज्यादा ज्यादा। कोई योगी होगा तो 5 मिनट जिंदा रख सकता है, पर एक कुछ महायोगी भी थे जिन्होंने 20 मिनट भी जिंदा रखा। पर हमारी कैपेसिटी 2 मिनट की है। 2 मिनट बाद आदमी विदा हो जाएगा। तकिए से मुंह दबा दो आप, विदा हो जाता आदमी। कहां से आ रही है ऑक्सीजन? वातावरण। आपने पढ़ाई करी है, 5वीं में लिखा है, 6ठी में लिखा है, 7वीं में लिखा है, कॉलेज में पढ़ाते हैं आप। कहां से आ रही है ऑक्सीजन? वायुमंडल से। ये उत्तर है पढ़ाने वालों को। वो मैकेनिक की जो पढ़ाई है, पीछे सपाट आगे सब भूल जाता है आदमी पीछे का। 12 घड़ी पूछो तो आदमी कि 12 घड़ी याद रहती है, बहुत कम लोगों को याद है। आपको याद है क ख ग? नहीं, सब भूल गए, भूल जाता, पीछे का याद ही नहीं रहता आदमी को। पढ़ाई लंबी वाली है, गहरी वाली नहीं है। ये श्वास जहां से आ रही, जहां से पृथ्वी आई है। कहां से आई है पृथ्वी? ये तो पढ़ाया ना आपने बच्चों को, कहां से आई पृथ्वी? आप पढ़ाते हैं गैलेक्सी। सूरज से, सौर परिवार का हिस्सा है। देखो स्क्रीन पे, वो सामने देखो स्क्रीन पे, सौर परिवार का हिस्सा है। 8 ग्रह है, उसमें से पृथ्वी भी एक ग्रह है।
हम सब यही पैदा हुए ना कि नहीं हुए? हाँ हम सब यही पैदा हुए जितने भी हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी समूह हैं, सब यही हुए कि अलग अलग हुए हैं? यही हुआ। ये तो रहने की व्यवस्था के लिए समूह बनाना पड़े ना, पर समूह से चिपक गया आदमी तो वो सोच नहीं पाता कि हम सब एक ही पृथ्वी के निवासी हैं और एक ही जगह से ऑक्सीजन आ रही है हमारी, जहां से पृथ्वी आई है। कहां से आई पृथ्वी? सूरज से। तो ऑक्सीजन कहां से आ रही है? सूरज से। ऑक्सीजन आ रही है सूरज से। पर सबसे गहरा सूत्र यहां समझना है, क्या हम खाली ऑक्सीजन से जिंदा रह सकते हैं? नहीं। नहीं फिर काहे से? कौन जिंदा रहना चाहते? कौन जिंदा कैसे रहेंगे हम? कौन श्वास खींच रहा है भीतर? सभी श्वास खींच के देखेंगे आप। कौन खींच रहा है? नाभि मरने के बाद भी शरीर रहता है तो मरता कौन है? शरीर कौन खींच रहा है श्वास? नाभि तो दिन भर श्वास खींचते पता ही नहीं कौन श्वास खींच रहा है हमको। तो शरीर सोचो, शरीर खींच रहा है। मरने के बाद भी तो शरीर मरता है ना, तो जाता कौन है भीतर से? आत्मा जाता आत्मा का पता नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। लोग आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं। मैंने बोला जयपुर, तो पता है आपको जयपुर का? आत्मा का पता है? फिर हम नाम लेते हैं ना तो अपने को भ्रम आ जाता है कि हम जानते हैं। नहीं, ये भ्रम ही आदमी के विकास को रोक देते हैं। मेरे को भ्रम है कि मेरे को अक्षर ज्ञान आता है तो मेरा विकास को रोक देगा। नहीं, आत्मा से नीचे गिरना पड़ेगा। हम नीचे, कल हमारा नीचे आ गया तो कृष्ण को बोलना पड़ा सूर्य पुत्र ऑक्सीजन खींचते थे, उसका भी नॉलेज नहीं है। फिर नीचे गिरना पड़ा आदमी को। साइंस बोलती है बायो एनर्जी ऑक्सीजन को खींचती है, हम उसको भी नहीं समझते। समझते बायो एनर्जी क्या होती है? नहीं समझ। आदमी का तल और नीचे गिर गया, जहां खड़ा है वहीं की बातें करना पड़ेगी ना आदमी से। ये फिर आघात लगता है, मैं जो शब्द बोलूंगा उससे फिर चोट लगेगी आपको। आदमी जहां खड़ा है वो सबसे निचले पायदान पे खड़ा, आज सेक्स सेंटर पे खड़ा आदमी। सेक्स एनर्जी और ऑक्सीजन मिलकर बॉडी में प्राण पैदा करती है, वो दोनों मिलकर बॉडी के अंदर प्राण को बढ़ाते हैं। सेक्स एनर्जी से हम प्रेम करते हैं कि घृणा करते हैं? प्रेम करता है। स्क्रीन पे देख सकते हैं स्पर्म और वो अंडा, एक अंडा है मेरी माँ का, एक अंडा मेरे पिताजी का, दोनों से मिलकर मेरा जीवन बना हुआ। यहीं से आदमी के दो टुकड़े हो गए आदमी के। इस ऊर्जा से हम प्रेम करते हैं कि नफरत करते हैं, यहीं से पता चल जाएगा। आप बोलेंगे, मैं उसका आगे बात करूंगा फिर मैं आपसे। प्रेम करते हैं। हम जिसको भी प्रेम करते हैं उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं। नहीं इस अंडे से हमारा जीवन बना, पूरा गुठली से पूरा वृक्ष बनता है। अगर इससे हमारा जीवन बना है, हम किससे बने? इससे बने, तो हम अपने को भी प्रेम करेंगे। और जब आदमी जिसको प्रेम करता है उसको नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं बिल्कुल। हम कितने झूठ बोलने वाले लोग हैं। भ्रम बता रहा हूं मैं, भ्रम कितना हमारी बॉडी के अंदर। जिसको हम प्रेम करते हैं हम कचरा डाल सकते हैं। अगर एक कार को प्रेम करता है तो क्या डालता है उसके अंदर? पेट्रोल। पहले उसका फ्यूल खोजता है। आपने इसका फ्यूल खोजा, क्या डालना है इसके अंदर? नहीं। तो प्रेम कैसे करते हैं आप फिर? कचरा खाते हैं, कचरा देखते हैं, कचरा सुनते हैं, कचरा बोलते हैं और बोलते हम प्रेम करते हैं। आदमी के दो टुकड़े कर दिए, नाभि के नीचे का शरीर गंदा और नाभि के ऊपर का शरीर अच्छा कर दिया कि नहीं कर दिया? आज छोटा सा बच्चा घूमेगा आपके बीच में, कभी चड्डी नहीं पहनता हो, गंदा गंदा गंदा, वो देखता गंदा क्या है, क्योंकि वो तो अभी अखंड है, उसको तो पता ही नहीं भेद विज्ञान का गंदी क्या चीज होती है। माँ बोलती बाथरूम की जगह गंदी है, बेचारा समझता पेशाब करता हूं। अगर वो गंदी है और बंद कर देंगे अभी बॉडी तो क्या करेंगे? किडनी फूल जाएगी, किडनी भ्रष्ट हो जाएगी। गंदी कैसे हो सकती है? वो ऑर्गन है बॉडी का। एक ही सेल से पूरी बॉडी बनी ना, वो बताना स्पर्म और हुआ एक ही सेल से बनी ना। आम की गुठली से पूरा वृक्ष बना ना, तना वाना सब। आंख भी उससे बनी, नाक भी उससे बनी, जीवान भी उससे बनी, लेटरिन की जगह भी उससे बनी, बाथरूम की जगह भी उससे बनी। गलत कैसे हो सकती है? हाँ, उनके काम अलग अलग हो सकते हैं। कोई झाड़ू लगाता महता रहे जयपुर में, वो भी तो चेतना है उसमें भी। और कोई आदमी दिशा दे रहा ऊपर बैठ के, वो भी चेतना है। कोई छोटा और बड़ा नहीं होता कर्म से, वो कर्म उसका है, वो करेगा, पर चेतना तो इक्विवेलेंट है सबके अंदर। पर हमने दो टुकड़े कर दिए आदमी के। बस यही से आदमी की स्मृति और स्मरण, वो अपने को स्मरण ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने गंदा मान रखा है सेक्स सेंटर नाभि के नीचे के शरीर को। जब तक सेक्स एनर्जी से प्रेम नहीं करेगा आदमी, वो जोड़ने वाली वही टेक्निक है, वही इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे आपके स्मरण को, आपको और आपके स्मृति को। बिना इलेक्ट्रॉन के पूरा साइंस पढ़ लेना आप, जो थीटा और डेल्टा वेव्स पैदा होती है, वो इलेक्ट्रॉन ही उसको जोड़ने की संभावना है। बाकी अल्फा को मैग्नेटिक पावर जोड़ सकता है, अल्फा वेव्स ध्यान में आती है आपको थोड़ी बहुत, पर अल्फा से ऊंची भी होती है। थीटा और डेल्टा वो तरंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बीच में माध्यम बन सकते हैं जोड़ने के बाद के अंदर, उसके अलावा किसी से भी नहीं जुड़ने वाली चीजें। तो सेक्स एनर्जी जो बॉडी बनाती है वो सिर्फ आपके अंदर वेव्स को जोड़ने के लिए बनती है, ताकि वो वेव्स थीटा और डेल्टा से ही आपका
राइट ब्रेन पूरा चलेगा। उसके इन तरंगों के अलावा इस ब्रेन के पास कोई ताकत नहीं है। आपको आनंद की अनुभूति थीटा और डेल्टा में होती है। शायद डेल्टा को जो हम अल्कोहल पीते हैं उसमें कुछ डेल्टा की वेव्स बॉडी को पता चलती है, इसलिए बार बार आदमी उस तरफ जाता है। जितने भी ड्रग्स होते हैं वो वेव्स डेल्टा वेव्स शायद पैदा करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आदमी उस तरफ जाता है। बाकी कुछ भी नहीं होता उसमें। हमारी बॉडी वही वेव्स बनाती है, पर बिना इलेक्ट्रॉन के सपोर्ट से बनते नहीं है। उसका भी मैं एक उदाहरण दे दूं आखिरी, ताकि समय बहुत ज्यादा हो गया। पानी जब बनता है काय से बनता है, पता है पानी का फार्मूला आपको? H2O। मतलब क्या होता है इसका? हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। उसका भी साइंस है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को देख के हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है। एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास में नहीं 8 इलेक्ट्रॉन है, पर वो कम ज्यादा होने की वजह से वो पूरा मैच नहीं कर पाता। अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की टेक्निक से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं। पर खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी नहीं बनता है। काय से पानी बनता है? मौजूदगी चाहिए उसमें बिजली की। बिजली की मौजूदगी में पानी बनता है। जब तक बिजली गरजेगी नहीं, कहीं भी गरजेगी, वो बिजली जब मौजूद होती है तो पानी बनता है। जैसे कि बच्चा जब घूमता है भय रहित माँ की मौजूदगी में, माँ हट जाती है तो बच्चा रोता है। मौजूदगी काम करती ना माँ की, माँ उसके साथ घूमती नहीं, पर उसकी मौजूदगी। तो जब पानी बनता है तो उसमें बिजली की मौजूदगी बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बिना पानी बनेगा नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे नहीं। हमारी बॉडी में भी वो दोनों वेव्स और ये ब्रेन बिना इलेक्ट्रॉन के सहयोग के मिलेंगे नहीं। इतना ही काम है इलेक्ट्रॉन का, और कोई काम नहीं। वो सेक्स एनर्जी बोलते हैं उसको, कुछ भी नाम दो, वीर्य बोलते हैं उसको, कुछ भी नाम दो। जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे हमारी बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे। अभी तो थोड़ा सा मैंने बताया, धन्यवाद। समय नहीं है, मैं थोड़ा भोजन के बारे में बता दूं आपको। धन्यवाद सर। भले बैठे रहे 5 मिनट और बता दूं, मैं यही बैठ जाए भले आप। अब मैं थोड़ा भोजन के बारे में बोल दूं आपको, भोजन कैसा करना है आपको। खाली जो ब्रेकफास्ट करते हैं आप, ये पूरा ईमानदारी से करना, आप पूरे जीवन ही करना है, पर 120 दिन करके देखना आप, क्योंकि विक एसिड और विक अल्कलाइन इस पूरे ब्रेकफास्ट ये अमृत का काम करेगा। सूरज की सुबह सुबह किरणें जो होती है वो विक एसिड और विक अल्कलाइन वाली होती है, वो जल्दी पचा देगी और अमृत बना देगी। दूसरा भोजन जब सूरज मध्य में हो 12 से 2 के बीच में, तो एसिडिक किरणें होती है, हमारी जठर अग्नि मध्य में है, तो एसिडिक भोजन करना। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, चावल है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, दालें हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दोपहर को लेना आप, तो अमृत का काम होगा पेट के अंदर, जठर अग्नि के अंदर। और शाम को फिर किरणें विक एसिड और विक अल्कलाइन की हो जाती, तो शाम को फिर विक एसिड और विक अल्कलाइन लेना आपको, अगर लेना चाहते हैं तो। नहीं तो जल लेने का समय है शाम को, क्योंकि किरणें ढलने वाली किरणें हैं। अब उसमें उतनी ताकत नहीं कि वो आपके भोजन को ऊर्जा में तब्दील कर सके, तो जल पीने का समय बोला है कृष्ण ने या महावीर ने। मैं बता दूं, 5 तत्वों से मिलकर बॉडी बनी है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। एक बार मिट्टी का भोजन एसिडिक आहार, एक बार अल्कलाइन भोजन जल का आहार, एक बार अग्नि का भोजन जल। जल प्योर अग्नि है, H2O, हाइड्रोजन भी आगे, ऑक्सीजन भी आगे। आपके घर में जो गैस जलती है वो ऑक्सीजन के माध्यम से जलती है। और फिर निरा आहार, मतलब वायु का स्थान रखना है। और फिर उपवास, अपने पास में रहना है। जो भोजन कर लिया है अब वो ऊर्जा में तब्दील होगा, अपने पास में रहोगे तो। ये 5 उपवास का मतलब भूखे मरना नहीं है, अपने पास में 5वें चक्र पे रहना है आपको। ये 4 चक्रों का भोजन डालना आपको, 5वें तक पहुंच जाओगे आप। 24 घंटे उपवास होगा फिर आपका, क्योंकि बैलेंस में आपने कर दिया। एक आदमी बैलेंस में फैक्ट्री कर देता है तो अब 24 घंटे निश्चिंत है वो, रनिंग में चलेगी फैक्ट्री। आपने भी बॉडी की फैक्ट्री को रनिंग में चालू कर दिया तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार भोजन डालने की आपको। ये भोजन सिस्टमेटिक है। हमारे बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती, सुबह 3 बजे उठते हैं, रात को 9 बजे सोते हैं, और नॉन स्टॉप आपके बीच में बोलते भी, प्रयोग भी करवाते हैं आपको। सोचना आप जरा, भले कैसे भी दुबले पतले हो पर अंदर की एनर्जी का लेवल बहुत तगड़ा है। तो 5 प्रकार का जो भोजन है, तो भोजन शाम को अगर भूख लगे आपको, रोटी तो रोटी और लौकी की सब्जी खाना आप शाम को। दूसरी चीजें मत डालना, एसिडिटी बहुत हो जाएगी, बहुत सारी नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और धीरे धीरे फिर फल पे आ जाना आप शाम को। अगर रोटी हटा देते हैं, खाली सब्जी ले लेते हैं और फल ले लेते हैं, रोटी के साथ फल मत लेना कभी भी आप, दोनों का एसिड अलग अलग है, वो पॉइजन का काम करेगा, गैस करेगा। जैसे कि दाल और चावल मिक्स नहीं खा सकते आप, दाल का फार्मूला पूरा अलग है और चावल का अलग है, दोनों को अलग अलग खाना थाली में आप, चावल को सब्जी के साथ, दाल को रोटी के साथ, तो एसिडिटी नहीं होगी बॉडी में आपकी।
इसकी किताबें पढ़ सकते हैं बाहर आप। फिट फॉर लाइफ में दे रखा है चावल और दाल को मिक्स नहीं खाना। चावल स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है, दाल स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोनों जाके गैसेस करती है बॉडी के अंदर एक साथ। थाली में चावल भी हो कोई दिक्कत नहीं, पर अलग मुंह में कोड़ डालना कि लार दोनों की अलग अलग है पचाने वाली। एसिडिक इधर से आती है, अल्कलाइन इधर से आती है। रिवर्स गर्ड पीछे लेके जाता है, फॉरवर्ड आगे लेके जाता है। जब चावल डालेंगे तो इधर से लार आएगी, जब दाल डालेंगे तो इधर से लार आएगी। छोड़ने की टेक्निक अलग अलग है। दाल में 2 खड्डे देखना आप लार को छोड़ने वाले, दोनों के फीचर्स अलग अलग है। तो वो उसका ध्यान में रखना आप, थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखना आप, ज्यादा नहीं। बासी सभी चीजें तामसी होती है क्योंकि अंधेरा पक्ष हो जाता है रात में। आपने आज पापड़ बनाया, खाकरे बनाए, वो ताजे खाना है आपको। एक दिन पुराना पापड़ भी नहीं, खाकरे भी नहीं, उसमें कार्बन जम जाती रात को। तो जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या बढ़ेगा? कार्बन। कार्बन क्या करती है? अग्नि को बुझाती है। सभी बिल्डिंगों में आजकल कार्बन के सिलेंडर लगे रहते हैं, देखे होंगे ना, आग बुझाने वाले। तो ज्यादा कार्बन आपकी बॉडी की अग्नि को ठंडा कर देगी। बस वो तमस का मतलब कुछ भी नहीं होता, आपकी अग्नि को ठंडा किया। सुबह 5 बजे उठने वाले थे, अब 6 बजे उठेंगे आप, क्यों? अग्नि थोड़ी ठंडी हो चुकी है, बॉडी उठने को तैयार नहीं है आपकी, वो लेटेगी। अब तमस बढ़ गई बॉडी में आपकी। तो एक भी बासी चीज ना ले आप। सेव, मिक्सचर, नमकीन, आप घर में खारी बनाते हो, खाकरे बनाते हो, अचार बनाते हो, वो सब ताजा होना चाहिए। ताजा अचार लीवर को मजबूत करेगा और बासी अचार लीवर को डैमेज करेगा। ये भी टेस्ट करवा सकते हैं आप लेबोरेटरी में। आप अचार खाओ बासी 21 दिन सलन ज्यादा, तो लीवर का पीएच घट जाएगा। और ताजा अचार खाओ आप, लीवर का पीएच बढ़ जाएगा, ताकतवर पीएच हो जाएगा लीवर का। इतना फर्क पड़ता है, इफेक्ट होता है। ताजा पापड़, ताजा अचार। 600 रेसिपी लिखी किताब के अंदर, 12 साल की मेहनत इन बच्चों की उन किताबों के अंदर आप ढूंढेंगे, उसमें एक भी अप्रकाशित वाली चीजें नहीं लिखी जो आपकी समझ को कम करेगी। मक्का समझ को कम करती है, ज्वार समझ को कम करती है। वो भोजन में अगर लेते हैं आप तो आपकी समझ कम होती है। ये पढ़ सकते हैं, इसका भी साहित्य मौजूद है बाजार में कि निम्न कोटि का धान बोलते हैं इसको। भले बड़ा अनाज चलने वाला है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर मैं प्रकाशित करने की बात बोल रहा हूं। प्रकाश के लिए, समझ बढ़ाने के लिए कमजोर अनाज है वो। उसका उपयोग का 56 भोग में कृष्ण के मक्का और ज्वार नहीं है, वो भी चेक कर सकते हैं आप। और महावीर के भोजन में भी ज्वार और मक्का नहीं है। महावीर ने जो भोजन की डिजाइन दी उसमें भी, वो भी चेक कर सकते हैं। ज्ञानी बहुत समझदार थे जिन्होंने डिजाइन दी है। जमीन में उगने वाली हर चीज आपकी बॉडी में समझ को कम करेगी और प्रकाश को बढ़ने से रोक देगी। वो आपकी इच्छा खाते हो तो। हम जमीन में जो उगने वाली चीजों को क्या बोलते हैं? जड़। जड़ खाएंगे तो क्या बढ़ेगा बॉडी में? जड़ बुद्धि। हम जड़ बुद्धि के लिए आए कि फल खाने के लिए आए? हमारी बुद्धि जड़ होना चाहिए कि एकदम शार्पनेस वाली होना चाहिए? फिर भी हम जड़ वाली चीजें खा लेते हैं। तो मूंगफली भी जड़ में आती है, अगर आप खाते हैं तो। मूंगफली का तेल भी जड़ में आता है, वो समझना है आपको। अभी तो इतनी दूध भी जड़ में आता है, तमस। छाछ रजस में आती है, छाछ का उपयोग कर सकते हैं। जितना दूध पीते हैं उसका छाछ पिया। मावा तो प्योर जड़ में आता है। गुलाब जामुन, मावा, जितनी मिठाई है, दूध फाड़ के मिठाई बनाई गई, सब जड़ बुद्धि बढ़ाती है। और छाछ रजस में आ जाती है। कृष्ण ने उस जमाने में बोला है, दूध की नदियां बहती थी, दही, घी, छाछ और मक्खन का उपयोग किया जाता था। फिर महावीर ने बोला 25 साल पहले, दूध बॉडी विगई है। विगई मतलब विकार उत्पन्न करने वाला। फिर अभी महात्मा गांधी के मित्र ने बोला कि दूध का उपयोग नहीं करना है आपको। श्रीमद रायचंद ने उनकी किताब में लिखा हुआ है, वो जीवन में समझ को कम करता है। आपकी इच्छा, आप पियो तो मैं इंकार नहीं कर रहा हूं, ना पियो तो आपकी इच्छा। पर आगे की सूत्र मैं आगे बताऊंगा, समय नहीं इतना अभी तो। खाली बस ठीक है, आप भी नीचे चले जाए। मैं अभी तो भाव गहरा पैदा करवाऊंगा आपकी बॉडी के अंदर कि 3 बारी मुंह जूठा करना है दिन भर में आपको। एक बार सुबह अल्कलाइन लेना है, दोपहर को भरपेट कचरा खाना है। चाय भी पिएंगे तो दोपहर को, दारू भी पिएंगे तो दोपहर को, तंबाकू को भी खाएंगे तो बैठे बैठे खाएंगे, सिगरेट भी पिएंगे तो दोपहर को ही एक बार कचरा खाएंगे। और किसी को शाम को भी कचरा खाने की आदत है तो शाम को भी एक बार कचरा खाएगा। टाइम बाउंडेशन नहीं है कचरा आदमी के लिए, वो कुछ भी करे पर 3 बार मुंह जूठा करेगा। पहले पायदान पे, शादी में भी जाके खाएगा। पुराने जमाने में हिंदुस्तान में शादी दिन में होती थी, ब्रह्म मुहूर्त में। ये पश्चिम की नकल करने वालों ने रात को शादी कर दी पूरी। रात को तामसी बोलते हैं। तमस में लग्न हो सकते हैं, तमस में भोजन हो सकता है, प्रसाद तो ब्रह्म मुहूर्त में बंटना चाहिए। हम सब तमस में शादी करते हैं आज, वो समझना है आपको। अपने बच्चों की शादी ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए और प्रसाद भी ब्रह्म मुहूर्त में लोगों को होना चाहिए। जो रिसेप्शन हो वो ब्रह्म मुहूर्त में हो, वहां प्रसाद लेने आ रहे लोग, न कि आपका ईगो देखने के लिए आ रहे हैं कि 100 आइटम रख दिया आपने। उनके पेट में जाके कुछ बच्चों के लिए दुआएं मिले, वो खाते ही नहीं आपके खाना आके, क्योंकि उससे कुछ उनके जीवन में घटना नहीं घटने वाली है। तो धीरे धीरे वो देखे कि रात्रि तमस होती है, तो आप भी बचे उस चीजों से। तो शाम को भोजन सूरज के पहले पशु पक्षी भी कर लेते हैं, हम भी सूरज के पहले करें, वो भाव हो आपका। बाकी आपकी इच्छा।
पहले प्रकार के लोग, मैं 4 प्रकार के लोग भाव पैदा करूंगा। पहले प्रकार का आदमी जो 2 बार कचरा खाएगा, 1 बार नाश्ता ईमानदारी से करेगा सुबह का, ताकि हॉस्पिटल से बचेगा वो। दूसरा, सुबह का नाश्ता ईमानदारी से करेगा, शाम को लौकी की सब्जी और रोटी खाएगा। लौकी की सब्जी 90% बीमारियों को बचा लेगी बॉडी में से। आपको घुटने दर्द, कमर दर्द, बहुत सारी, घुटने कभी खराब नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें बच जाएगी आपकी, लंग्स भी अच्छा हो जाएगा आपका। फिर तीसरे प्रकार के लोग हैं इसमें जो 2 बार, 1 बार अल्कलाइन लेंगे, 1 बार भरपूर कचरा खाएंगे दोपहर को, और शाम को सिर्फ लौकी की सब्जियां और फ्रूट्स लेंगे। वो उसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन हटा देंगे, चावल और दाल और रोटी, बस। बाकी सब्जी सब ले सकते हो शाम को, सब्जी का सूप वगैरह जो लेना है वो ले सकते हैं, साथ में फल भी ले सकते हो शाम को। और चौथे प्रकार के लोग जो 1 बार भरपूर अल्कलाइन खाएंगे, दोपहर को सिस्टोमेटिक प्रकाशित करने वाला भोजन खाएंगे, उनको अपने जीवन के प्रति प्रेम है, वो अप्रकाशित वाली चीजें नहीं डालेंगे, उसमें बासी चीजें नहीं डालेंगे, आलू प्याज लहसुन नहीं डालेंगे, मूंगफली भी नहीं डालेंगे, गाजर भी नहीं डालेंगे, और शाम को ओनली जल पिएंगे, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर जल्दीबाजी मत करना, आप धीरे धीरे आगे की तरफ कदम बढ़ाना। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, जो आपके भाव हो वो भावों को संप्रेषित करना अपनी बॉडी के अंदर। तो अभी 120 दिन के लिए संकल्प लेंगे, खड़े हो जाएंगे जो 120 दिन पूरा प्रयोग करेंगे, अपने अपने भाव को संप्रेषित कर लें कि क्या चाहते हैं आप। 2 बार कचरा खाना, 1 बार अच्छा, 1 बार कचरा, 1 बार लौकी की सब्जी और रोटी, और 1 बार अल्कलाइन। जो आपके भाव अच्छे हो कर ले। 120 दिन का प्रयोग करेंगे आप सब। 3 बार से ज्यादा नहीं खाएंगे आप, और 3 ही बार पानी पिएंगे आप। बहुत होता है 3 बार पानी भी, आप में सांस बढ़ाएगा 3 बार पानी आपका। 3 बार ही पानी पीना है। एसिडिक भोजन के 180 मिनट बाद और अल्कलाइन के 60 मिनट के बाद, सुबह के नाश्ते के 60 मिनट के बाद पानी पी सकते हैं आप, और एसिडिक भोजन के 3 घंटे के बाद पानी पीना है आपको 180 मिनट के बाद, और शाम को फिर पानी पी सकते हैं भरपेट आप। 3 बार पानी ज्यादा होता है, 1 बार पानी पे आना है, पर जल्दीबाजी मत करना आप, और भोजन में भी जल्दीबाजी मत करना। कचरा खाना कोई दिक्कत नहीं है आप, पर 2 बार में खाना कचरा आप अभी तो अगले साल का भाव रखना आप। बाकी जो मित्र खड़े हुए वो ताकतवर है, थोड़ा ताकत को और बढ़ाना साहब आप। इसको करुणा कहते हैं। इतना प्रेम हमें स्वीकृति दे रहे कि अगर अभी हम ठीक नहीं हो सकते तो कचरा भी खा सकते हैं। आपके प्रेम और करुणा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पर हम सब सुधरेंगे और प्रयास करेंगे अपने जीवन को सुंदर करने का। हम सब सुंदर करेंगे कि नहीं अपने जीवन को? करेंगे। परमाले जी, हम कुछ भाव से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। 1 मिनट परमाले जी, कुछ मित्र भी पधारे हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उनका नाम बुलाएंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि जयपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रामचरण जी बोहरा साहब हमारे मध्य पधारे हुए हैं। इनका सदैव सेंट ह्यूमन परिवार की कोई भी शिविर, कोई भी कार्यक्रम रहते हैं, उसमें सदैव इनका पूरा सहयोग रहता है। पहले भी हमारे राजस्थान कॉलेज प्रांगण में जब शिविर हुआ था तब भी आपका आगमन हुआ था। आमंत्रित कर श्री मोहनलाल जी गुप्ता, जयपुर के प्रथम महापौर और पूर्व विधायक श्री मोहनलाल जी गुप्ता साहब, श्री दिनेश जी कावत, पार्षद, इस क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय पार्षद, और आदर्श विद्या मंदिर, कहीं जहां भी कहीं कैंप हुए हैं सदैव इनका सहयोग रहा है पूरा, श्री दिनेश जी कावत साहब का। और साथ ही हम स्वागत कर रहे हैं सीताराम जी अग्रवाल, मंगलम सरिया, प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं आप कांग्रेस के सीताराम जी अग्रवाल साहब। श्री कैलाश जी शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री कैलाश जी शर्मा साहब का स्वागत। श्री राहुल जी शर्मा, पार्षद, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री निर्मल जी राजपुरोहित, मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे जनप्रतिनिधियों का, जिनका सदैव हमें सहयोग मिलता रहा है, जो हमारे परिवार के अंग हैं। और जब जब भी सेंट ह्यूमन फाउंडेशन को या हमारे
इस शिविर के आयोजन में जब भी कभी हमें सहयोग की आवश्यकता रही है, ये बिल्कुल हमारे साथ तत्पर खड़े रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद और आप मैं सभी को। आग्रह करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद रामचरण जी बोरा साहब और डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी कृपया पधारें और हम सबकी ओर से अभिनंदन करें हमारे पूज्य गुरुदेव मार्गदर्शक पूज्य परमानंद जी का। सीताराम जयगवाल साहब पधारें आप। और राजस्थान की ओर से, हम सब की ओर से इस गीत के साथ हम पूज्य परमाले जी को धन्यवाद देंगे। तालियां बजती रहे और हम सब झूमेंगे। मोहनलाल जी गुप्ता साहब सभी पधारें, स्वागत। पूज्य परमाले अगले साल आपको वापस आना है कि नहीं? ताली बजाते रहेंगे। अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये दिल में चीज तालियां बजती रहे और झूमते रहे। जी चौधरी जो नगर निगम की जनसंपर्क अधिकारी है, धर्मिष्ठा जी चौधरी, उनका भी स्वागत है। उनको पधारे। राजेंद्र सिंह शेखावत, भूतपूर्व पुलिस अधिकारी श्री राजेंद्र सिंह जी शेखावत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल जो वो एक सुंदर दुनिया बनाना चाह रहे थे वो दुनिया बनी। हम सब ने इतना पाया और एक भाव रखेंगे कि जो 3 बार परमाले जी ने कहा खाने का भाव है और इतनी स्वीकृति दी कि हम कचरा 2 बार खा सकते हैं, बट प्रयास करेंगे कि अपने जीवन को सुंदर करें। रहे आपके सूत्र बता दो, उसके बाद अभी हमने जो भौतिक शरीर के जो नियम समझे, उसके बाद थोड़ा मन का समझ लें आप। तो मन की शुरुआत करना है। सबसे पहले पैर बैलेंस में रहेंगे आपके। ये प्रयोग नियमित करना है आपको। पैर जब भी खड़े रहे, शादी में कहीं भी जाए, मौत में उठाने में, पैर बैलेंस में रहेंगे आपके। दूसरा, दो तो हम कर्मेंद्रियों के प्रयोग करेंगे। दूसरा, अंगूठा इस उंगली से टच रहे आपका। इस काम में पूरा वो जो माला गिनते हैं तो अंगूठा और उंगली टच रहती है दिन भर। इसमें जो हार्मोन्स बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से ऊपर पहुंचते हैं। तो इनको टच में रखना। जब भी फ्री रहो, किचन से फ्री रहो, दुकान में फ्री रहो, इन 2 को जोड़ के रखना आपको। ऋषि मुनियों ने बहुत उपयोग किया इसका, महावीर जी ने भी बहुत उपयोग किया काउंसल ज्ञान में। तो दूसरा प्रयोग है कर्मेंद्रिय का, उंगली से टच रखना, दबाना नहीं है, टच ओनली टच। जब जब दिन भर में फ्री रहे आप टच करके रखेंगे उंगली को। देखना 21 दिन में ब्लास्टिंग चेंज आएगा। ये 2 प्रयोग तो गले के नीचे के हैं और 2 प्रयोग गले के ऊपर है। लार को रोक के रखना, दिन भर में जितना रोक सकते हो उतनी ताकतवर लार बनेगी आपको। भूख नहीं लगेगी आपको, ताकत और बढ़ेगी, साहस और बढ़ेगा। और तीसरा, आंख से नाक को निहारना जब जब फ्री हो जाओ आप, क्योंकि पीछे की अग्नि, पीछे का यंत्र चालू होगा। आंखों के पीछे बहुत सूक्ष्म यंत्र है। आंखों की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी आपकी, देखने की और समझने की। तो आंखों की, आंख से नाक को निहारना है। आंख में प्योर अग्नि है, सूरज आंख में ही है। वो सूरज ज्योति का रूप ले लेगा अगर आंख से नाक को निहारने का जब जब प्रयोग फ्री हो आप करना है। ये 4 प्रयोग, पैर बैलेंस में, तिरछे ना हो। दूसरा, उंगली से अंगूठे को टच, कुछ भी माला नहीं गिनना, कुछ भी नाम नहीं लेना आपको, सिर्फ टच करके रखना आपको। और तीसरा, मुंह की लार को रोक के रखना, सलाइवा जितना रोक सकते हो आप। जब बोलना हो उसका उपयोग करना और जब भोजन करना हो उसका उपयोग करना। बाकी लार का कोई उपयोग नहीं है। आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। आप जो भी बोलेंगे वो नाभि तक पहुंचेगा, किसी आदमी के भीतर उतर जाएगा। लार को रोक के जितना रखेंगे आप। और चौथा, आंख से नाक को निहारना। उसमें किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं आप। खाली आंख घुमा के देखेंगे तो आदमी आपके ओरे में आ जाएगा, पर उसका मिस यूज मत करना आप, उपयोग करना।